हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ अतुल सुखानी। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 54 से लेके 54P ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जिसमें हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है PPIRP। तो इस पूरे टॉपिक को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसका जो पहला सेक्शन है, सेक्शन नंबर 54A, ठीक है, कॉर्पोरेट डेटर एलिजिबल फॉर PPIRP। तो बेसिकली ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा लेंदी है और पूरा एक प्रोसेस है। ये जितने आपके सेक्शन है 54A से लेके P तक जा रहे हैं, ये एक प्रोसेस के अंदर आते हैं। तो इसको ना मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं और शॉर्ट नोट्स के थ्रू इसको समराइज़ करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट नोट्स में एक इसको समराइज़ कराऊंगा, देन हम वापस अपने हैंड रिटन नोट्स में जाके सारे प्रोविजंस को एक बार स्टडी कर लेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 54A। तो सबसे पहली बात, कौन सा कॉर्पोरेट डेटर सेक्शन 54A PPIRP के लिए एलिजिबल होगा और उसको क्या फ़ायदा है PPIRP में जाने का, जब ऑलरेडी CIRP अपने पास है तो, ठीक है। दो बातें, पहला तो PPIRP सिर्फ स्मॉल कंपनीज़ के लिए, स्मॉल कंपनी मतलब वो वाला स्मॉल कंपनी नहीं जो कंपनीज एक्ट के अंदर डिफाइन किया हुआ है, MSMEs जो डिफाइन किया हुआ है अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ऑफ MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006, ठीक है। और मिनिमम जो डिफ़ॉल्ट है वो होना चाहिए 10 लाख रुपीज़ का। CIRP में ये अमाउंट है आपका 1 करोड़, बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है PPIRP के अंदर जो मिनिमम डिफ़ॉल्ट अमाउंट है डेट शुड बी 10 लैक्स, ठीक। एक बार ये मैं आपको नोट्स में दिखा देता हूँ। एलिजिबिलिटी, कॉर्पोरेट डेटर क्लासिफाइड एज MSME अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ऑफ MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 कैन फाइल एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग PPIRP। अच्छा, इसमें फ़ायदा क्या होगा MSME को PPIRP में एप्लीकेशन फाइल करने का? इसमें बेसिकली जब आप CIRP में एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो व्हाट हैपेंस कि बाहर से लोग आके बिडिंग करते हैं कंपनी के लिए और जो कंपनी की ओनरशिप है वो चली जाती है कॉर्पोरेट डेटर के हाथ से, ठीक है। PPIRP में जो ओनरशिप है, कंट्रोल है कंपनी का, वो इतनी इजीली नहीं जाता अनटिल और अनलेस जो ओनर्स हैं वो फ्रॉड कर रहे हैं या किसी तरह से मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, ठीक है। वैसा अगर कोई केस होगा तो ऑब्वियसली कंपनी किसी और के हाथ में दी जाएगी या उस कंपनी को लिक्विडेट किया जाएगा। बट अगर एक जेन्युइन बिजनेस फेलियर है, जो स्टार्टअप्स होते हैं जिनको हम MSME में जनरली काउंट कर लेते हैं बिकॉज स्मॉल स्केल पे होते हैं स्टार्टिंग में वो, तो कोई स्टार्टअप है, अब वो जानबूझ के तो फेल होगा नहीं, ठीक है। उनका मे बी आइडिया नहीं चला, कैपिटल इनएडिक्वेसी हो गई या एनीथिंग कि उनका बिजनेस फेल हो रहा है, मे बी उनको एक चांस दिया जाए वो उसको सर्वाइव कर पाए। उनके लिए फिर ये PPIRP का पूरा प्रपोजल सेट किया गया है और इसको 120 डेज़ के अंदर निपटाना होता है, मतलब बेसिकली 4 महीने के अंदर। तो एक ये टाइम बाउंड प्रोसेस है और बहुत जल्दी इसके अंदर कंपनी को रिस्ट्रक्चर करने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। चलो, अब कुछ एक कंडीशंस हैं, अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं देन ओनली कॉर्पोरेट डेटर एलिजिबल है PPIRP का एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। एक तो MSME होना चाहिए, तो हमने पढ़ लिया। इसके अलावा लास्ट 3 ईयर्स में वो कॉर्पोरेट डेटर ने PPIRP या CIRP के लिए अप्लाई ना किया हुआ हो, ठीक। उनके अगेंस्ट कोई लिक्विडेशन ऑर्डर ना पास हुआ हो और वो सेक्शन 29A में एलिजिबल हो। 29A आपको याद आ रहा होगा, ये रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स के लिए था, ठीक है। रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जो कि प्रपोजल देते, रेजोल्यूशन प्लान देते, तो कॉर्पोरेट डेटर को यहाँ एलिजिबल होने की क्यों ज़रूरत है? बिकॉज मैंने आपको बताया ना कि ये लोग खुद ही एक रेजोल्यूशन प्लान देंगे जिसको हम बोलेंगे BRP, बेस रेजोल्यूशन प्लान,
ठीक है, ये कहेंगे कि अब कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को कि हमारा ये प्रपोजल है जी, आपके 2 करोड़ रुपए देने थे, इतने तो हम नहीं दे पा रहे, हम इसमें 1.2 करोड़ आपको दे देंगे और ये हमारा प्रपोजल है, इस तरीके से हम दे पाएंगे इफ़ यू एग्री। अब अगर कमेटी ऑफ क्रेडिटर को लगता है नहीं यार ये तो कम दे रहे हैं, इससे ज़्यादा की तो इनके पास एसेट्स ही पड़े हैं, चलो किसी और से प्लान मंगवाते हैं, देन वो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स फिर किसी और से प्लान मंगवाएंगे, उसका प्लान और इसके प्लान को आपस में compete करवाएंगे, प्रपोजल को इवेल्युएट करेंगे, वोटिंग होगी, फिर जिसका प्रपोजल पसंद होगा वो पास हो जाएगा। तो इसके लिए कॉर्पोरेट डेटर का सेक्शन 29A में एलिजिबल होना ज़रूरी है। ये एलिजिबल कब होंगे? जब एलिजिबिलिटी कंडीशंस 29A की वो फुलफिल कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ तक आपका इजी है, यहाँ तक क्या पूरा ये आपका जो टॉपिक है PPIRP का काफ़ी इजी है। ठीक है, थोड़ा स्टार्टिंग में पहले 2-3 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा टाइम दे के मैं पढ़ाऊँगा, उसके बाद फटाफट खींचेंगे। उसके बाद है आपका सेकंड पॉइंट, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट। इसको कैसे अपॉइंट करेंगे, ये भी बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट किया जाएगा फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के द्वारा। तो मिनिमम 10, इसमें भी 2 स्टेप्स हैं, स्टेप 1 स्टेप 2। तो मिनिमम 10% ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर चाहिए जो कि नाम पहले प्रपोज करेंगे और उस प्रपोज हुए हुए नाम को अप्रूव करेंगे मिनिमम 66% ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। ठीक है, मान लो कंपनी में फाइनेंशियल क्रेडिटर्स नहीं है, देन इन दैट केस ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। ठीक है, मान लो ऑपरेशनल क्रेडिटर भी नहीं है, तो फिर भैया इसकी ज़रूरत क्या है? ये सारा काम तो क्रेडिटर्स के लिए ही हो रहा है ना, जिनके पैसे हम दे नहीं पा रहे। डिफ़ॉल्ट हुए तो क्रेडिटर्स का डिफ़ॉल्ट हुआ है, राइट। तो कोई तो होगा ही, या फाइनेंशियल क्रेडिटर होगा या ऑपरेशनल क्रेडिटर होगा। चलो डिटेल में अभी हम देखेंगे आगे, अभी इतना समझो। इसके अलावा एक हमें डिक्लेरेशन चाहिए डायरेक्टर्स से। डायरेक्टर से क्या डिक्लेरेशन चाहिए कि भैया एक तो तुम्हारा इंटेंशन फ्रॉड करने का नहीं है, ठीक है, ये रहा। दूसरा कि जो ये PPIRP का प्रपोज़ल है, इसकी एप्लीकेशन ये लोग 90 डेज़ में फ़ाइल कर देंगे, 90 डेज़ में एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी जाएगी। और तीसरा, जो ऊपर ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम प्रपोज और अप्रूव हुआ है उसको बताना होगा, नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो ये 3 डिक्लेरेशन चाहिए डायरेक्टर से। अब मान लो एग्ज़ाम में आपको कोई 1 मार्क MCQ आ गया कि डायरेक्टर ने तो सिर्फ इतना ही डिक्लेरेशन दिया कि उनकी इंटेंशन डिफ्रॉड करने की नहीं है, तो क्या उनकी डिक्लेरेशन ओके है? तो आप कहोगे नहीं, ओके नहीं है, क्योंकि 2 डिक्लेरेशन और देनी थी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम और एक स्टेटमेंट की 90 डेज़ में वो एप्लीकेशन फाइल कर देंगे। ठीक, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकेंड। हाँ, इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है, अब मेंबर्स, उनका स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, जो कंपनी के ओनर हैं कि भाई PPIRP में जाना चाहते हैं। और अगर LLP का केस है तो जो पार्टनर्स हैं 3/4 ऑफ पार्टनर का अप्रूवल चाहिए। ओके, तो डायरेक्टर का अप्रूवल और डिक्लेरेशन ले लिया, मेंबर्स का ले लिया, तो फिर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का भी लेंगे, राइट। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का अप्रूवल चाहिए बाय 66%। और इनका अप्रूवल लेने से पहले इन्हें ना कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। इन्हें क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे? डायरेक्टर का डिक्लेरेशन, मेंबर्स का स्पेशल रिजोल्यूशन और एक बेस रिजोल्यूशन प्लान कि भाई हम ये प्रपोज कर रहे हैं, आपके जो इतने रुपए हैं, इतने रुपए तो हम नहीं दे पा रहे, लेकिन इतने रुपए दे के सेटल करने की कोशिश कर सकते हैं। और कोई इन्फॉर्मेशन जो कि बोर्ड ने बता रखी हो। तो 4 चीज़ें आपको याद रखनी है कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का अप्रूवल लेने से पहले उनको 4 चीज़ें हमें देनी पड़ेगी, डायरेक्टर्स का डिक्लेरेशन, मेंबर्स का स्पेशल रिजोल्यूशन, बेस रिजोल्यूशन प्लान और एनी अदर मैटर। तो बस दैट्स ऑल इन योर सेक्शन नंबर 54A। इतना छोटा सा सेक्शन है, बस ऐसे ही आपके सारे छोटे छोटे सेक्शंस हैं, फटाफट हम करते जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग के 2-3 सेक्शन में मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा ताकि PPIRP की फील आ जाए। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आया हुआ था, ये क्वेश्चन देखेंगे। पूरा नहीं आ रहा,
ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन देखने से पहले एक काम करते हैं, जो नोट्स हैं नोट्स को पहले रीड कर लेते हैं, ठीक है, फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करने में ये थोड़ा इजी हो जाते हैं। चलो, तो एलिजिबिलिटी हमने देख लिया, एमएसएमई 10 लाख का डिफ़ॉल्ट कंडीशन। पहली कंडीशन वही है, 10 लाख का डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, पीपीआईआरपी और सीआईआरपी लास्ट 3 ईयर्स में नहीं होना चाहिए। नॉट अंडरगोइंग सीआईआरपी, अगर पहले से सीआईआरपी का केस चल रहा है तो पीपीआईआरपी में आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। नो ऑर्डर रिक्वायरिंग इट टू बी लिक्विडेटेड, लिक्विडेशन का कोई ऑर्डर पास ना हुआ हो, और इट इज़ एलिजिबल टू सबमिट ए रेजोल्यूशन प्लान अंडर 29A, ठीक है। अब इसके बाद इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के अपॉइंटमेंट की बात थी, अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर। तो मैंने आपको बोला फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं तो एटलीस्ट 10% चाहिए अप्रूव नाम प्रपोज करने के लिए, तो पहला पॉइंट यही है। फाइनेंशियल क्रेडिटर नॉट इट बीइंग इट्स रिलेटेड पार्टी representing not less than 10% in value of financial debt have proposed the name of insolvency professional to be appointed as RP. However, if CD has no financial debt or if all the financial creditors are related party, then name shall be proposed by operational creditors, ठीक है, not being its related party, representing not less than 60% in value of operational debt. तो एक ये related party वाला पॉइंट भी ना शॉर्ट नोट्स में लिख लेते हैं अपने हाथ यहाँ पे, रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए, ओके। उसके बाद नाम अप्रूव करने की बारी आई, तो वहाँ पे हम कह रहे हैं रिप्रेजेंटिंग नॉट लेस देन 66%। सेम वही, अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है तो ऑपरेशनल क्रेडिटर चाहिए। तो ये इतनी सारी बात समराइज़ करके ये 2 लाइन में मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया कि पहला स्टेप, नेम प्रपोज करो, फाइनेंशियल क्रेडिटर कम से कम 10% हो, नहीं है तो ऑपरेशनल क्रेडिटर, रिलेटेड पार्टी नहीं होने चाहिए। स्टेप 2, अप्रूव करो उस नाम को विद 66% अप्रूवल। चलो, अगला पॉइंट है आपका डिक्लेरेशन बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, ये यहाँ पे आप ध्यान रखना, सारे डायरेक्टर्स की डिक्लेरेशन नहीं मांगी है, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर की डिक्लेरेशन मांगी है। अगर एग्जाम में ऐसे आ जाए कि भाई सारे डायरेक्टर की डिक्लेरेशन चाहिए, तो आपको लिखना है नहीं, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर की चाहिए। ऑल और मेजॉरिटी, मेजॉरिटी, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर। ये भी यहाँ लिख लेते हैं हैंड रिटन नोट्स में, डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर कौन से, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर। ये ऐसे छोटी छोटी चीज़ें ही आती है एग्ज़ाम में जो कंफ्यूज कर देती हैं, इनका ध्यान रखना है। तो क्या डिक्लेरेशन थी, एक तो कॉर्पोरेट डेटर शेल फाइल एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग पीपीआईआरपी विद इन अ टाइम पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। 90 डेज में वो लोग पीपीआईआरपी का एप्लीकेशन फाइल करा देंगे। पीपीआईआरपी इज़ नॉट बीइंग इनिशिएटेड टू डिफ्रॉड एनी पर्सन, ठीक है। नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल प्रपोज्ड एंड अप्रूव्ड टू बी अपॉइंटेड एज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ओके। इसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन बाय मेंबर्स या 3/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स का अप्रूवल हैव पास्ड ए रेजोल्यूशन अप्रूविंग फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग पीपीआईआरपी। इसके बाद कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का अप्रूवल, अप्रूवल फ्रॉम फाइनेंशियल क्रेडिटर्स फॉर फाइलिंग द एप्लीकेशन, ठीक है। सॉरी, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स मैंने ना वर्ड गलत यूज़ कर लिया, क्योंकि वो तो हम बनाएंगे जब पीपीआईआरपी का एप्लीकेशन फ़ाइल कर देंगे। तो जब तक एप्लीकेशन फ़ाइल नहीं हो जाता तब तक कोई कमेटी एज सच तो बना नहीं रहे, जो टोटल नंबर ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं वही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स में एक बार इसको सीओसी की जगह में फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कर देता हूँ, ओके। Corporate debtor shall obtain an approval from its financial creditor not being its related party representing not less than 66% in value of financial debt, ठीक है। और अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है देन ऑपरेशनल क्रेडिटर। अच्छा, इनका अप्रूवल लेने से पहले इन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी। सोनू ऑफिस ऑफिशियल, एक सेकेंड, हाँ, तो हम थे
फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का अप्रूवल लेने से पहले उन्हें कुछ चीज़ें हमें बतानी पड़ेगी। क्या? एक तो डायरेक्टर का डिक्लेरेशन बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर, और एक स्पेशल रेजोल्यूशन बाय मेंबर्स, ठीक है। बेस रेजोल्यूशन प्लान which confirm to requirement referred in section 54K and such other condition as may be specified. 54K अभी हम later on पढ़ेंगे. Such other information as may be specified. तो that's all in your section number 54A. Okay. अब इससे रिलेटेड एक वो जो क्वेश्चन था वो देख लेते हैं. Argent Infrastructure Project Private Limited corporate debtor is classified as a small enterprise under 7 subsection 1 of MSME Development Act. ठीक है. It owes 60 lakh to its creditor. ठीक है, तो 10 lakh के ऊपर ही है. In view of COVID, CD was not in a position to recover money from debtor as per the payment schedule and it commits default in settling due to the sundry creditors. तो बेसिकली ये क्या टाइप की सिचुएशन है भाई? इनका इंटेंशन फ्रॉड करने की नहीं है, बिजनेस फेलियर हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड. ठीक है, तो PPIRP में ये क्या है, थोड़ा टाइम ले लेंगे या रिस्ट्रक्चरिंग कर लेंगे, वॉट कंपनी इनके हाथ से नहीं निकलेगी. कॉर्पोरेट डेटर डिसाइडेड टू गो फॉर PPIRP अंडर द प्रोविजन ऑफ IBC एंड अकॉर्डिंगली टुक द फॉलोइंग स्टेप टू इनिशिएट PPIRP. पहला, फाइनेंशियल क्रेडिटर of corporate debtor not being its related party representing 66% in value of financial debt due to them proposed Mr. Pure. ठीक है, the insolvency professional to be appointed as resolution professional to conduct PPIRP. ठीक है, ये ओके है. वैसे प्रपोज 10% तक के उसको करना था और अप्रूव 66%, तो यहाँ हमारा 66 मैच कर रहा है, तो ये ओके है, कोई इशू नहीं है. Majority of board of director of CD have made a declaration that PPIRP is not being initiated to defraud any person and nothing more is contained in declaration. अब यहाँ पे देखो, majority ये वर्ड आपका ओके है. ठीक है, ऑल की ज़रूरत नहीं है, मेजॉरिटी चाहिए, फाइन. अब ये कह रहे हैं डिक्लेरेशन में सिर्फ ये जो सेकंड पॉइंट था डिफ्रॉड नहीं करेंगे वही लिखा है. पहला पॉइंट आपका और जो तीसरा पॉइंट है वो तो है नहीं. पहला पॉइंट क्या था कि 90 डेज़ के अंदर हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे, और तीसरा पॉइंट था नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल प्रपोज्ड. ठीक है, एंड अप्रूव्ड. तो ये बात तो गलत हो गई. मेंबर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर पास्ड एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ना स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, ये बात भी गलत हो गई. अप्रूविंग द फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग PPIRP. देयर वर नो फर्दर अप्रूवल ऑब्टेन्ड. यार उसका अप्रूवल कहाँ गया? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का. ये अप्रूवल तो चाहिए ना. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का और कोई अप्रूवल नहीं चाहिए अपने को, बस इससे ये 3 एक डिक्लेरेशन चाहिए, 3. ठीक है. रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द IBC एडवाइज ऑन द फॉलोइंग मैटर फॉर फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन बिफोर NCLT. अभी एडवाइस मांग रहे हैं 4 मैटर्स पे, क्या है वो देखते हैं. पहला, whether the act of financial creditor proposing the name of Mr. Pure as resolution professional valid? Yes, valid है. Okay. Whether declaration made by board is in accordance with provision? No, this is not in accordance with the provision. provision में तो 3 डिक्लेरेशन मांगी, इन्होंने सिर्फ एक ही दी है, ये आपको लिख के आने. ठीक है. Whether the resolution passed by members is in line with the requirement? No, हमें चाहिए था स्पेशल रेजोल्यूशन, इन्होंने पास किया ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. अगला पॉइंट आपका, आर देयर एनी रिक्वायरमेंट टू गेट अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर? येस, ऑब्लिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन एनी अदर मैटर. तो आप लिख देना भाई फाइनेंशियल क्रेडिटर का तो अप्रूवल चाहिए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बस वो 3 डिक्लेरेशन चाहिए. इफ सो स्टेट द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ IBC. डेट्स इट. तो आप देखेंगे बड़ा सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो यही टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे. ओके. तो चलिए 54A हमारा यहाँ पे फिनिश होता है. अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद 54B. ओके, चलिए अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 54B. 54B है आपका जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जिसको हम प्रपोज कर रहे हैं अपॉइंट करेंगे, उसकी ड्यूटीज़ के बारे में. ठीक है, तो इसकी क्या ड्यूटीज़ हैं? बेसिकली 2 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है. पहला ये
इसको ये देखना है कि जो सेक्शन 54A की रिक्वायरमेंट्स हैं, 54A में क्या रिक्वायरमेंट है, डायरेक्टर ने वो 3 डिक्लेरेशन दी कि नहीं दी, मेंबर्स ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया कि नहीं किया, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने PPIRP अप्रूव किया कि नहीं किया, ठीक है। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं ये मीट हो रही हैं कि नहीं। इसके अलावा एक बेस रेजोल्यूशन प्लान दिया जाता है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को अप्रूवल के लिए PPIRP का, है ना। तो ये देखना है कि वो जो बेस रेजोल्यूशन प्लान है एक सेक्शन 54K है उसकी रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहा है कि नहीं। तो ये 2 चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखनी है। ये ही ड्यूटी है प्रपोज्ड RP की। इसके लिए जो उसकी फ़ीस वगैरह होगी वो देखेंगे, ठीक है। डिटरमाइंड एंड बॉर्न इन सच मैनर एज स्पेसिफाइड, इसका क्या मतलब हुआ देखेंगे, तो जो भी बता रखा होगा। इफ़ PPIRP एप्लीकेशन एडमिटेड तो फीस विल बिकम पार्ट ऑफ PPIRP कॉस्ट, करेक्ट है। तो जो ये प्रपोज्ड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल तो तभी बनेगा ना जब PPIRP की एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगी। अगर वो एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो गई, एप्लीकेशन एक्सेप्ट और रिजेक्ट होगी अगले सेक्शन में 54C में, यहाँ भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो फिर वो प्रपोज्ड ही रह जाएगा, है ना। चलो, तो ये जो प्रपोज्ड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है इसकी ड्यूटी कब ख़त्म होगी, मतलब जो प्रपोज्ड वाली ड्यूटीज़ हैं ये 2 ड्यूटी, ये इसकी तब ख़त्म होगी जब या तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए या रिजेक्ट हो जाए, या 90 डेज़ के अंदर कॉर्पोरेट डेटर एप्लीकेशन ही ना फाइल करे, तब भी उसकी ड्यूटी ख़त्म। तो प्रपोज्ड RP की ड्यूटी 2 तरीके से ख़त्म होगा, या तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए या एडमिट हो जाए। एडमिट हो गई तो अब वो प्रपोज्ड नहीं रहा ना, वो तो आपका फाइनल RP हो गया। और अगर 90 डेज़ में कॉर्पोरेट डेटर ने एप्लीकेशन नहीं फाइल करी तो वैसे भी वो PPIRP आपका टर्मिनेट हो जाएगा और लिक्विडेशन की तरफ चले जाएंगे। तो बस इतनी सी बात थी। अच्छा, ड्यूटीज़ के अंदर ये तो एक बात थी, रिपोर्ट कंफर्मिंग ये सब चीज़ें कि BRP मीट सेक्शन 54 के रिक्वायरमेंट, BRP कंफर्म सेक्शन 54A कंडीशंस। एक है फाइल रिपोर्ट प्लस डॉक्यूमेंट एज पर द बोर्ड, बोर्ड ने कुछ डॉक्यूमेंट्स बता रखे हो वो फाइल करने हैं, और एनी अदर ड्यूटी एज स्पेसिफाइड, डेट्स इट। तो इजी है प्रपोज्ड RP का ड्यूटीज़। अब इसके बाद देखेंगे सेक्शन नंबर 54C, फिर इन दोनों के 54B और C के हम एक बार नोट्स देख लेते हैं। 54C क्या कहते हैं, एप्लीकेशन टू इनिशिएट PPIRP। तो PPIRP अपने को कब इनिशिएट करना है, जब 54A की पहले हम रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हो। तो कॉर्पोरेट डेटा मीट सेक्शन 54A रिक्वायरमेंट, अगर 58(4)A की रिक्वायरमेंट मीट हो रही है तो फिर डिक्लेरेशन तो दिया ही था 90 दिन के अंदर हम एप्लीकेशन फाइल कर देंगे, अब कर दो। तो कॉर्पोरेट डेटा में फाइल एप्लीकेशन विद AA। तो एप्लीकेशन जब वो फाइल करेंगे तो एप्लीकेशन के साथ कुछ चीज़ें भी तो लगाएंगे ना, तभी तो वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना है आदमी जज करेगा। तो वो इनक्लोजर्स क्या हैं वो आपको पढ़ने हैं। तो सिंपल जो 54A के अंदर हमने देखा था वही सब है, डायरेक्टर्स का डिक्लेरेशन, मेंबर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन, क्रेडिटर्स का अप्रूवल, ठीक है। इसके अलावा एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को हमने प्रपोज किया था और अप्रूव किया था, तो भाई उसकी भी तो कंसेंट मंगवा लो, प्लस वो उसका ये जो ड्यूटी था एक रिपोर्ट बनाने का, ठीक है, ये रिपोर्ट भी मंगवा लो, ये रिपोर्ट भी अटैच करो। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम, उसका रिटर्न कंसेंट और 54B की रिपोर्ट, ठीक है, 3 चीज़ें हो गई। इसके अलावा अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि फ्रॉडुलेंट है, अवॉइड की जा सकती थी लेकिन कंपनी ने ये थोड़ा सा गलत काम किया है, तो वो सब भी अपने को बताना होगा। डिक्लेरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू फ्रॉडुलेंट या रॉन्गफुल ट्रेडिंग। इसके अलावा कंपनी की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, बैलेंस शीट है एज ऑन डेट जो भी फाइलिंग के टाइम, बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट फॉर पीरियड एज स्पेसिफाइड, ठीक है, ठीक है। तो एप्लीकेशन के साथ ये इनक्लोजर्स दे दिए। अब इसके बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 14 दिन का टाइम लेगा, उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर एक्सेप्ट करता है तो PPIRP आपका उस दिन से कमेंस हो जाएगा, वो आपका PPIRP कमेंसमेंट डेट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है, क्योंकि वहीं से आपका वो 120 डेज़ का टाइम पीरियड
चालू हो जाएगा। बट अगर वो एप्लीकेशन रिजेक्ट करता है तो 7 दिन का नोटिस देगा, कुछ अगर उसको रेक्टिफाई करना है तो रेक्टिफाई करने के लिए टाइम देगा। तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट एप्लीकेशन बाय AA इन 14 डेज, बिफोर रिजेक्शन 7 डेज नोटिस गिवन टू रेक्टिफाई द डिफॉल्ट। और अगर एप्लीकेशन आपका एक्सेप्ट हो जाता है देन PPIRP कमेंसेस फ्रॉम डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय AA। इसको बोलेंगे प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, PPICD। अब आगे जाके कई बार ऐसे ये चीज़ यूज़ होगी। ठीक है यार, तो 54B और C आपका यहाँ पे फिनिश होता है। एक बार इसको नोट्स में और देख लेते हैं अगर कोई चीज़ रह गई हो तो। चलो पहले 54B पढ़ लो। 54 क्या था? ड्यूटीज़ ऑफ प्रपोज्ड RP। तो पहली ड्यूटी थी उसकी, रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट में बताएगा कॉर्पोरेट डेटर 54A की रिक्वायरमेंट मीट कर रहा है। बेस रेजोल्यूशन प्लान कन्फर्म्स टू द रिक्वायरमेंट रेफर्ड इन 54K। बेस रेजोल्यूशन प्लान कन्फर्म टू द कंडीशंस स्पेसिफाइड इन 54A। ठीक है, इसके अलावा फाइल सच रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट जो कि बोर्ड ने स्पेसिफाई किया है। परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज़ जैसे कि स्पेसिफाई की गई होगी। इसकी ड्यूटीज़ ख़त्म कब होगी? इसकी ड्यूटी तब ख़त्म होगी या तो कॉर्पोरेट डेटर 90 डेज़ में एप्लीकेशन ना फाइल करे, कॉर्पोरेट डेटर फेल टू फाइल एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग PPIRP विद इन 90 डेज़, या फिर वो एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट हो गई या रिजेक्ट हो गई। एक्सेप्ट हो गई तो ये वैसे ही आपका फाइनल RP हो गया। अब ये प्रपोज तो रहा नहीं ना, फिर हो गया। इसके पैसे देख लेंगे। फीस पेबल टू इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इन रिलेशन टू ड्यूटी performed by him shall be determined and borne in such manner as may be specified, और such fees shall form part of PPIRP cost if application is admitted। अगर एप्लीकेशन एडमिटेड हो जाती है तो इसकी जो फीस है वो PPIRP कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी। डेट्स इट, इतना सा था आपका 54B। अब 54C देखेंगे। 54C क्या था? एप्लीकेशन हमें फाइल करनी है विद AA, उसमें इनक्लोजर्स लगाने हैं और उसके बाद AA हमारी एप्लीकेशन को 14 दिन के अंदर या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो वो हो जाएगा PPICD, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। रिजेक्ट करेगा तो 7 दिन का टाइम देगा रेक्टिफाई करने के लिए। पढ़ते हैं। तो जहाँ पे कॉर्पोरेट डेटर मीट्स रिक्वायरमेंट ऑफ 54A तो ही में फाइल एप्लीकेशन फाइल करेगा तो उसके साथ कुछ इनक्लोजर्स लगाएगा। क्या इनक्लोजर्स होंगे? डिक्लेरेशन ऑफ डायरेक्टर, स्पेशल रेजोल्यूशन, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर। ठीक है, नेम एंड रिटर्न कंसेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंड हिज रिपोर्ट अंडर 54B। तीसरा, डिक्लेरेशन regarding existence of any transaction of corporate debtor that may be within the scope of provisions in respect of avoidance of transaction or fraudulent or wrongful trading। चौथा था बुक्स ऑफ अकाउंट, कितने पीरियड के लिए? एज स्पेसिफाइड। खत्म बात। उसके बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल टेक 14 डेज। ठीक है, एंड बाय एन ऑर्डर एडमिट द एप्लीकेशन इफ इट इज़ कंप्लीट, रिजेक्ट द एप्लीकेशन इफ इट इज़ इनकम्प्लीट। तो रिजेक्शन के केस में 7 डेज का टाइम देंगे फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट। कमेंसमेंट ऑफ PPIRP shall commence from date of admission of application by AA। Alright, so that's all in section 54B and C। अब इसके बाद हम देखेंगे आगे के सेक्शंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 54D। 54D बात करता है अबाउट टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ PPIRP। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि 120 दिन का टाइम है हमारे पास इसे कंप्लीट करने का। ठीक है, तो टोटल पीरियड जो है अपना वो है 120 डेज फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट। डेट ऑफ कमेंसमेंट अभी हमने 54C में देखा ही था। इसके अलावा रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड बाय कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, वो उनको 90 दिन के अंदर करना है। टू बी सबमिटेड इन 90 डेज फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट। अगर 90 डेज के अंदर दे फेल टू सबमिट रिजोल्यूशन प्लान या टू अप्रूव अ रिजोल्यूशन प्लान तो फिर PPIRP आपका टर्मिनेट हो जाएगा। कोई एक्सटेंशन नहीं है। इफ़ नो रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड बाय COC इन 90 डेज
आरपी शेल फाइल एप्लीकेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ पीपीआईआरपी। आरपी कौन? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो इतनी सी बात है, सिंपल। अब आप देखो 54E। 54E आपका क्या कहता है? जैसे ही पीपीआईआरपी का अनाउंसमेंट हो जाए, आरपी को अपॉइंट कर दो जिसको प्रपोज किया हुआ है, ठीक है, मॉरेटोरियम डिक्लेयर कर दो और एक पब्लिक अनाउंसमेंट करा दो उससे, आरपी से, इमीडिएटली उसके अपॉइंटमेंट के 2 दिन के अंदर ही, ठीक है। और ये मॉरेटोरियम पीरियड कब एंड होगा? जब आपका पीपीआईआरपी ख़त्म होगा। मॉरेटोरियम विल एंड व्हेन पीपीआईआरपी विल एंड, सिंपल। तो 54D और E को भी एक बार नोट्स में देख लो। (54D) time limit for completion. PPIRP shall be completed within a period of 120 days. RP shall submit resolution plan as approved by committee of creditor within a period of 90 days from commencement of PPIRP. Termination of PPIRP if no resolution plan is approved by COC in 90 days. फिर RP will file application with adjudicating authority for termination of PPIRP. ये एक आपको बात ध्यान देना है कि क्या प्रोसेस है। कमेटी ऑफ क्रेडिटर तो अप्रूव करेंगे, ठीक है, उसको AA तक फाइल करने की जो जिम्मेदारी है वो है आरपी की। और अगर ये अप्रूव नहीं करते तो फिर AA को टर्मिनेशन फाइल करने की जिम्मेदारी भी है आरपी की। क्लियर है? 54E On commencement of PPIRP, AA shall, along with the order of admission of application, shall declare a moratorium for purpose referred in 14 subsection 1 read with section 14 subsection 3. ठीक है. Appoint a RP as named in the application if no disciplinary proceeding is pending against him. और अगर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग निकल गई उसके अगेंस्ट तो फिर क्या होगा? बोर्ड को रेफर करेंगे, बोर्ड जो रिकमेंडेशन देगा उसको अपॉइंट कर देंगे। और बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाय बोर्ड इफ एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज पेंडिंग अगेंस्ट द आईपी नेम्ड इन द एप्लीकेशन। क्लियर है? उसके बाद एक पब्लिक अनाउंसमेंट करवा दो उस आईपी से। कॉज अ पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पीपीआईआरपी टू बी मेड बाय आरपी इमीडिएटली आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। इमीडिएटली का मतलब होता है यहाँ पे 2 दिन के अंदर, ठीक है, आपके मतलब के लिए बता रहा हूँ। मॉरेटोरियम पीरियड कब एंड होगा? जब पीपीआईआरपी एंड हो जाएगा। डेट्स इट। अब इसके बाद हम देखेंगे सेक्शन नंबर 54F। 54F के अंदर हम देखेंगे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की क्या ड्यूटीज़ हैं और क्या पावर्स हैं। पावर मिलेगी तभी तो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा। तो बेसिकली 4 पॉइंट्स में उसकी ड्यूटीज़ को याद रखने की कोशिश करो। ड्यूटीज़ के अंदर पहला पॉइंट है लिस्ट ऑफ क्लेम। तो लिस्ट ऑफ क्लेम पहले तो उसको कॉर्पोरेट डेटर एक लिस्ट देगा, उसके बाद वो सभी क्रेडिटर्स को इन्फॉर्म करेगा जी मेरे पास ये लिस्ट आ गई है, और कोई क्रेडिटर उसके अंदर मिसिंग होगा तो उस लिस्ट को फिर अपडेट कर देगा। तो 3 बात हो गई। पहला, कॉर्पोरेट डेटर से लिस्ट लेगा, कंफर्म द कॉर्पोरेट लिस्ट ऑफ क्रेडिटर विद कॉर्पोरेट डेटर, इन्फॉर्म टू क्रेडिटर, ठीक है, कॉर्पोरेट डेटर से लिस्ट मिली और लिस्ट इन्फॉर्म किया किसको? क्रेडिटर्स को, जी ये सब नाम आए हैं। फिर उसके बाद उसको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिला और नाम मिले तो फिर उस लिस्ट को अपडेट कर दिया। क्लियर? 3 पॉइंट्स हो गए। सेकंड, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग अरेंज कराएगा। कॉर्पोरेट डेटर का जो बिजनेस है वो उन्हीं के हाथ में रहेगा अनटिल और अनलेस कॉर्पोरेट डेटर कोई गड़बड़ करता है, ठीक है, तो फिर आरपी के हाथ में मैनेजमेंट दी जाएगी। अदरवाइज मैनेजमेंट कॉर्पोरेट डेटर के हाथ में ही रहेगी। लेकिन मैनेजमेंट कॉर्पोरेट डेटर के हाथ में है, उसको मॉनिटर कौन कर रहा है? रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। और कोई भी गड़बड़ मिलेगी तो सीधा जाके सीओसी को बताएंगे, एए को बताएंगे। तो इन्फॉर्म सीओसी ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कोई भी बदमाशी करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो सीधा कमेटी ऑफ क्रेडिटर को बताया जाएगा और फिर एए को एप्लीकेशन दे दी जाएगी उसकी।
इसके अलावा आरपी को एक काम और करना है, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम प्रिपेयर करना है। क्यों करना है? ताकि अगर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को कुछ और रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को बुलाना हो तो उन्हें इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम तो देना पड़ेगा ना, तभी वो रेजोल्यूशन प्लान बना पाएंगे फॉर डैट पर्पस। ठीक है। फाइल एप्लीकेशन फॉर अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन, तो अगर कोई या तो वो यहाँ पे खुद सबमिट कर दे, इन एप्लीकेशन के साथ इनक्लोज कर रखा है ना, डिक्लेरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू फ्रॉडुलेंट और रॉन्गफुल ट्रेडिंग, तो या आरपी कोई ऐसे ट्रांजेक्शन पकड़ ले तो उसके लिए एप्लीकेशन फाइल करेगा विद एए। ठीक है। तो ये ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए उसको क्या पावर दी गई है? तो सबसे पहले तो वो कोई भी कहीं पे भी किसी के पास भी कॉर्पोरेट डेटर की बुक्स पड़ी है उसको एक्सेस कर सकता है। कहाँ कहाँ हो सकती है? कॉर्पोरेट डेटर के खुद के पास, उसके एम्प्लॉयज़ के पास, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के पास, आरओसी के पास। ठीक है। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी वहाँ से एक्सेस कर सकता है। तो पहली पावर ये है कि भैया बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स और इन्फॉर्मेशन का पूरा एक्सेस दे दो, फ्रॉम कॉर्पोरेट डेटा, फ्रॉम इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटी, फ्रॉम ऑडिटर्स, अकाउंटेंट्स। ठीक है। सेकंड उसकी पावर है भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर, इन सब की कोई भी मीटिंग होगी तो उसमें रेजोल्यूशन प्रोफेशनल पार्टिसिपेट करेगा या करना चाहता है तो कर सकता है, उसकी पावर है। थर्ड, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अकाउंटेंट चाहिए, कोई लॉयर चाहिए, अटर्नी चाहिए, लीगल प्रोफेशनल चाहिए तो वो सब वो अपॉइंट कर सकते हैं। कोई वैल्यूअर चाहिए तो वैल्यूअर को अपॉइंट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ लीगल, अकाउंटिंग एंड अदर प्रोफेशनल। फोर्थ, इंफॉर्मेशन कलेक्ट इंफॉर्मेशन टू ट्रैक फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन। ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट आपका और है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि मान लो सपोज करो HDFC बैंक, तो कॉर्पोरेट डेटर का अकाउंट है HDFC बैंक के साथ, तो फिर जो HDFC बैंक है उसकी भी ये ड्यूटी है। ठीक है। ये है मेंटेनिंग। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन? मेंटेनिंग अकाउंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर टू फर्निश ऑल इन्फॉर्मेशन, जो भी उससे इन्फॉर्मेशन मांगी जाए वो बैंक देगा। और ऐसी जो कॉर्पोरेट डेटर के एम्प्लॉई हैं वो भी पूरा असिस्टेंस देंगे, पूरा कॉपरेशन देंगे विद रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो ये थी आपकी ड्यूटीज़ एंड पावर 54G के अंदर। इसको भी एक बार हम अपने नोट्स में देख लेते हैं। सॉरी 54G नहीं, 54F है। जी तो आपका लिस्ट ऑफ क्लेम्स एंड प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम है। तो ये आप पढ़ सकते हैं खुद भी, फिर भी एक बार मैं फटाफट करा देता हूँ। ड्यूटीज़ में पहले मैंने आपको बताया था क्लेम के बारे में। कंफर्म द लिस्ट ऑफ क्लेम्स सबमिटेड बाय कॉर्पोरेट डेटर, इन्फॉर्म क्रेडिटर रिगार्डिंग देयर क्लेम, मेंटेन अपडेटेड लिस्ट ऑफ क्लेम। तो ये 3 पॉइंट हो गए आपके क्लेम से रिलेटेड। फिर सेकंड था आपका मॉनिटर मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, इन्फॉर्म कमेटी ऑफ क्रेडिटर इन इवेंट ऑफ ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है। फिर थर्ड था मीटिंग अटेंड करने वाला, कॉन्स्टिट्यूट कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स एंड, अच्छा ये तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स से रिलेटेड हो गया। थर्ड ये था आपका इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम प्रिपेयर करना। ठीक है। फोर्थ था फाइल एप्लीकेशन फॉर अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर चैप्टर 3 और फ्रॉडुलेंट और रॉन्गफुल ट्रेडिंग अंडर चैप्टर 6। सच अदर ड्यूटीज। पावर्स, तो पहला था आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स अवेलेबल विद कॉर्पोरेट डेटा फ्रॉम इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट अवेलेबल विद गवर्नमेंट अथॉरिटीज, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स एंड अकाउंटेंट्स। ठीक है। फिर सेकंड पावर हो गया आपका अटेंड मीटिंग ऑफ मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। थर्ड पावर हो गया आपका ये अपॉइंट अकाउंटेंट लीगल अदर प्रोफेशनल। इसके अलावा ये आपका पॉइंट है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू वो आपका फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन, ये आप पढ़ लेना। टेक सच अदर एक्शन एज स्पेसिफाइड। इसके अलावा ड्यूटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे बैंक अकाउंट मेंटेन कर रखा है, मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटा की सारी इन्फॉर्मेशन फर्निश कर दो। ऐसी ड्यूटी ऑफ पर्सनल, पूरा कॉपरेट करो, एक्सटेंड ऑल असिस्टेंस एंड कॉपरेशन।
इसके अलावा इसकी फ़ीस की बात ये भी मैंने शॉर्ट नोट्स में नहीं लिखे थे, कोई बात नहीं, यहाँ पढ़ लेते हैं इसको। द फीस ऑफ RP एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम शेल बी डिटरमाइंड एंड बॉर्न इन सच मैनर एज स्पेसिफाइड। अगेन देख लेंगे वाला पॉइंट है। हाउएवर COC में इम्पोज लिमिट्स ऑन सच फीस एंड एक्सपेंस, तो COC अपना एक बता सकता है भाई इससे ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे, तो अकॉर्डिंगली RP अपने लिमिट के अंदर काम करेगा। फीस एंड एक्सपेंस फॉर पीरियड प्रायर टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ COC शेल बी सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन बाय इट। ठीक है, कोई बहुत खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, तो इसलिए शायद मैंने नोट्स में नहीं लिखा। चलिए डेट्स ऑल, इस अभी तक। इसके बाद हम आगे देखेंगे सेक्शन 54G से। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करेंगे अब हम सेक्शन नंबर 54G। 54G कहते हैं अबाउट लिस्ट ऑफ क्लेम्स एंड प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ये दो चीज़ें हैं जो कॉर्पोरेट डेटा को इमीडिएटली देना है RP के अपॉइंटमेंट के बाद। ठीक है, कॉर्पोरेट डेटा विद इन 2 days, ये टाइम पीरियड याद रखना आप। Within 2 days of commencement of PPI RP will submit to RP list of claim। लिस्ट ऑफ क्लेम में क्या होगा, क्रेडिटर्स का नाम, उनके कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट वगैरह वो सब। प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम टू प्रिपेयर रेजोल्यूशन प्लान। ठीक है, अभी इसके अंदर जो आपका प्रोसेस फ्लो है वो कैसे, एक बार थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करो। PPICD, ठीक है, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट शुरू हो गया। उसके 2 दिन के अंदर कॉर्पोरेट डेटा को RP को देने हैं लिस्ट ऑफ क्लेम और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। उस लिस्ट ऑफ क्लेम के बेसिस पे RP क्या करेगा, एक कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाएगा। वो इस दिन से 7 दिन के अंदर बनाने हैं। 7 days में कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को कॉन्स्टिट्यूट करना है, और जिस दिन भी ये कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा उसके 7 दिन के अंदर पहली मीटिंग करानी है इनकी। ऐसा क्यों, क्योंकि इससे 90 days के अंदर वो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को ना रिजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करना है। अगर ये अप्रूव नहीं कर पाए 90 दिन के अंदर, इस डेट से 90 दिन के अंदर, तो फिर जो ये आपका PPI RP है ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंस है ये टाइमलाइन की। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बात लिखा है यहाँ पे 54D के अंदर टाइम लिमिट में कि रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड बाय COC टू बी सबमिटेड इन 90 days फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ PPI। ठीक है, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी। और 54I देखो, एक सेक्शन है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का। ठीक है, ये भी अभी कर ही लो कवर। तो ये क्या कहते हैं, विद इन 7 days ऑफ कमेंसमेंट ऑफ PPI RP कॉन्स्टिट्यूट COC बेस्ड ऑन लिस्ट ऑफ क्लेम्स। ठीक है, 54F में क्या है, ड्यूटीज दे रखी है RP की, देख लेते हैं एक बार वो भी। ये रहा 54 के अंदर ड्यूटीज में क्या है, कॉर्पोरेट डेटा को वो लिस्ट कंफर्म करनी है, क्रेडिटर्स को इन्फॉर्म करना है और अपडेटेड लिस्ट मेंटेन करना है। तो एज पर दिस लिस्ट उसको कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स भी कॉन्स्टिट्यूट करना है। तो ये ड्यूटी है उसकी RP की। उसके बाद अपडेटेड लिस्ट ऑफ क्लेम के बेसिस पे अगर कोई कॉम्पोजिशन में ऑल्ट्रेशन होता है, किसके कॉम्पोजिशन में, COC के कॉम्पोजिशन में, तो अब होता क्या है, COC क्रिएट हो गया, 7 दिन में क्रिएट करना था, उसके 7 दिन में इनकी पहली मीटिंग करानी थी। अभी ये सारा काम तो हड़बड़ी में हुआ है। ठीक है, बाद में पता चला एक कोई मेजर क्रेडिटर है वो मिस हो गया लिस्ट से, उसको इंक्लूड करने के बाद इनका जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो गया। तो इन्होंने पहली मीटिंग में कोई डिसीजन ले लिया, तो उसकी जो वैलिडिटी है वो अफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, इट शेल नॉट अफेक्ट वैलिडिटी ऑफ पास्ट डिसीजन ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। अब है आपका फर्स्ट मीटिंग ऑफ COC विद इन 7 days ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ COC। ये मैं आपको बता चुका था। तो 2 बात है, ये तो पहले ही हमें पता था, फर्स्ट और थर्ड, कि 7 दिन में COC का कॉन्स्टिट्यूशन करना है और पहली मीटिंग उनकी उसके जब भी वो कॉन्स्टिट्यूट हो जाए उसके 7 दिन में करना है। और एक ये अपडेटेड लिस्ट ऑफ क्लेम की वजह से अगर कॉम्पोजिशन उनका ऑल्टर होता है तो उससे पुराने डिसीजंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलो वापस आ जाते हैं लिस्ट ऑफ क्लेम्स और इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम पे। तो
यह बात ठीक है। अब क्या होता है, ये जो आपका प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम है जिसके बेसिस पे रेजोल्यूशन प्लान बनेगा, अगर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को कॉर्पोरेट डेटर का बीआरपी बेस रेजोल्यूशन प्लान नहीं पसंद आया, उनको लगता है इससे भी अच्छा ऑफर हमें मिल सकता है, तो वो क्या होगा, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को इनवाइट करेंगे कि रेजोल्यूशन प्लान दे जिसे कंपीट करवाया जाएगा विद बीआरपी, है ना। तो अब कोई बंदा अगर वो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन देख के मिसगाइड हो जाए, उसको लगे कि भाई इस इन्फॉर्मेशन में तो लिखा है कि कंपनी के पास 2 करोड़ के एसेट्स हैं, जबकि वो एसेट्स की वैल्यू 10 लाख भी नहीं थी, ठीक है, और वो मिसगाइड होकर बिडिंग हाई कर दी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने, तो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को क्या हुआ, लॉस हो गया। तो इस तरीके से कोई लॉस होगा तो उसका जो कंपनसेशन है कि कितना लॉस हुआ वो कौन असेस करेगा, कोर्ट ऑफ लॉ। तो जिसको भी लॉस हुआ वो कोर्ट में जाएगा अपना कंपनसेशन लेने के लिए। और कंपनसेशन देगा कौन, तो जो भी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो भी ऑथराइज पर्सन है जिन्होंने वो इन्फॉर्मेशन ऑथराइज की थी, प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन जिसकी वजह से लॉस हुआ है, वो सारे लोग मिलकर कंपनसेशन देंगे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, लेट से कोई डायरेक्टर है जिसकी विदाउट नॉलेज विदाउट कंसेंट वो इन्फॉर्मेशन दी गई थी, तो उसको छोड़ दिया जाएगा, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। तो ये इतनी सी बात है जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, तो इन लिस्ट ऑफ क्लेम और प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, एवरी पर्सन हु इज प्रमोटर, डायरेक्टर, पार्टनर और ऑथराइज्ड सबमिशन विल बी और ऑथराइज सबमिशन विल बी लाइबल टू पे कंपनसेशन। तो कोई भी मतलब कंपनी का प्रमोटर हो गया, डायरेक्टर हो गया, कंपनी नहीं एलएलपी है तो उसका पार्टनर हो गया, या कोई भी व्यक्ति जिसने वो सबमिशन को ऑथराइज किया है, ठीक है, पर्सन, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पर्सन वो ऑथराइज्ड सबमिशन, ठीक है, विल बी लाइबल टू पे कंपनसेशन। अब इसकी एक एक्सेप्शन है, मैंने क्या कहा था, अगर इफ सबमिशन इज डन विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट तो फिर नो पर्सन लाइबल, मतलब उस वो व्यक्ति लाइबल नहीं होगा, भाई जिसने जानबूझ के दिए गलत इन्फॉर्मेशन वो तो लाइबल होगा ही होगा। अब है कि कंपनसेशन कौन जज करेगा, एनी पर्सन हु सस्टेन्ड एनी लॉस विल रिसीव दिस कंपनसेशन एंड विल हैव राइट टू मेक एप्लीकेशन टू कोर्ट टू असेस द कंपनसेशन, दैट्स इट। बस इतना सा था आपका सेक्शन नंबर 54 जी। तो अभी हमने 2 सेक्शन कर लिया, जी भी कर लिया और आई भी कर लिया। एक बार इसको नोट्स में देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो 54 जी, लिस्ट ऑफ क्लेम एंड प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, पहली बात कहते हैं कितने दिन में, विद इन 2 डेज, विद इन 2 डेज सबमिट करना है। कॉर्पोरेट डेटर सबमिट करेगा क्या क्या, लिस्ट ऑफ क्लेम अलॉन्ग विद डिटेल ऑफ क्रेडिटर, देयर सिक्योरिटी इंटरेस्ट, प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट फॉर फॉर्मुलेटिंग ए रेजोल्यूशन प्लान, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है तो कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, पर्सन हु हैज सस्टेन्ड एनी लॉस, ठीक है, एज ए कॉन्सिक्वेंसी ऑफ ओमिशन ऑफ एनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन और इंक्लूजन ऑफ एनी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, या तो कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन मिस करा दी और या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दी कि जो कि गलत थी, दोनों ही बातों पे अगर कोई लॉस हो गया, ठीक है, देन एवरी पर्सन जो कि प्रमोटर है, डायरेक्टर है, पार्टनर है, ठीक है, या ऑथराइज द सबमिशन ऑफ द लिस्ट ऑफ क्लेम्स, वो लाइबल होगा। shall without prejudice to section 77A be liable to pay compensation to every person who has sustained such loss or damage। लेकिन उसका एक्सेप्शन आ गया, नो पर्सन लाइबल इफ इंफॉर्मेशन वॉज सबमिटेड बाय सीडी विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट। अच्छा, कंपनसेशन कहाँ पे लेना है, कोर्ट में जाके, राइट टू मेक एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट टू असेस द कंपनसेशन। Above mentioned person who suffered loss shall be entitled to make application to court having jurisdiction for seeking compensation। ये हो गया। अब 54I देख लो, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स कितने दिन में कॉन्स्टिट्यूट करना है, 7 दिन में, ठीक है। उसके बाद पहली मीटिंग कितने दिन में करानी है, विद इन 7 डेज। और अगर कोई लिस्ट में ऑल्ट्रेशन हो गया तो वेयर द कॉम्पोजिशन ऑफ COC इज ऑल्टर्ड on the basis of updated list of claim, then it shall not affect the validity of any past decision of COC। एक ये है सेक्शन 21 आपका अप्लाई होगा एज इट इज इन रिलेशन टू COC। ओके, चलो
जी और आई आपका हो गया। अब हम देखेंगे एच और जे। एच और जे आपका ना मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर से रिलेटेड है। एच में ये बोला गया है कि भाई जो कॉर्पोरेट डेटर का मैनेजमेंट है वो उसके जो एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रमोटर है उनके ही हाथ में रहेगा, वो अभी हम हाथ नहीं ले रहे उससे, ठीक है। और आरपी का क्या काम होगा, उसको मॉनिटर करना। तो यहाँ पे ड्यूटीज़ के अंदर आपने पढ़ा भी होगा, एफ में था ना 54F, ये रहा, कॉर्पोरेट डेटर के अफेयर्स को मॉनिटर करना और इन्फॉर्म सीओसी ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन बाय सीओडी। तो क्यों, बिकॉज ऑफ सेक्शन 54H। तो अब अगर कॉर्पोरेट डेटर ने कोई हैंकी पैंकी किया, हाँ, और बदमाशी किया, तो फिर क्या होगा, जो कंपनी के मैनेजमेंट है वो आरपी के हाथ में आ जाएगी। ये लिखा है आई में, सॉरी जे में, 54J में, वेस्टिंग मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटा विद आरपी। अब इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटा ड्यूरिंग पीपीआईआरपी कंटिन्यू विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पार्टनर सब्जेक्ट टू कंडीशंस, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और पार्टनर उनको पूरे एफर्ट्स करने हैं कि कंपनी को एज अ गोइंग कंसर्न जारी रखें और कंपनी के जो एसेट्स की वैल्यू है उसको प्रिजर्व करें। प्रिजर्व वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्पोरेट डेटा, मैनेज इट्स ऑपरेशन एज गोइंग कंसर्न, ठीक है। प्रमोटर, मेंबर, एम्प्लॉय, पार्टनर, ये जो भी लोग हैं, शैल एक्सरसाइज एंड डिस्चार्ज देयर कॉन्ट्रैक्चुअल और स्टैट्यूटरी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इन रिलेशन टू कॉर्पोरेट डेटा, ठीक है। अब है वेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटा। अब ये लोग कोई बदमाशी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कौन देख रहा है, आरपी देख रहा है। आरपी को पता लग गया इन्होंने बदमाशी करी, तो आरपी क्या करेगा, सीधा जाके सीओसी को इन्फॉर्म करेगा। सीओसी क्या करेंगे, सीओसी फिर एक 66% वोटिंग, मिनिमम इतनी वोटिंग के साथ डिसीजन लेंगे, दे विल रिजॉल्व कि भाई ये जो मैनेजमेंट है इनके हाथ से ले ली जाए। इफ सीओसी रिजॉल्व्स बाय अ वोट ऑफ नॉट लेस देन 66% ऑफ वोटिंग शेयर, तो फिर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन डालेगा कि भाई ये मैनेजमेंट ले लो इनके हाथ से। तो फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी देखेगा कि भाई अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर हैज़ बिन कंडक्टेड इन फ्रॉडुलेंट वे या देर इज़ अ ग्रॉस मिसमैनेजमेंट, ठीक है, ग्रॉस मिसमैनेजमेंट या फ्रॉड हो रहा है, ठीक है, तो इट शिल पास ऑर्डर, डेट्स इट। तो ये पूरी चेन प्रोसेस आप समझ गए, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। एक बार इसको हम नोट्स में और देख लेते हैं। H. Management of affairs of corporate debtor. This will continue to vest in hands of board of director, partner as the case may be subject to conditions, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पार्टनर, इनका क्या काम है, वैल्यू प्रिजर्व करना और गोइंग कंसर्न की तरह कंपनी को चलाना। Shall make every effort to protect and preserve the value of property and manage its operation as a going concern, okay। And ये जितने भी प्रमोटर, मेंबर, पर्सनल एम्प्लॉई हो गए ना, पार्टनर हैं, दे विल एक्सरसाइज एंड डिस्चार्ज देयर कॉन्ट्रैक्चुअल स्टैट्यूटरी राइट सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज बीन प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। मेन इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। अब अगर ये कोई बदमाशी करते हैं, आरपी पकड़ता है, सीओसी को इन्फॉर्म करते हैं, तो सीओसी क्या करेंगे, 54J में एक रेजोल्यूशन पास करेंगे बाय अ वोट ऑफ नॉट लेस देन 66% टू वेस्ट द मैनेजमेंट विद आरपी, और आरपी फिर इसकी एप्लीकेशन डालेगा एए को। एए देखेगा कि हाँ भाई अफेयर्स तो फ्रॉडुलेंट मैनर में कंडक्ट हो रहे हैं और देयर हैज़ बीन अ ग्रॉस मिसमैनेजमेंट, तो फिर आरपी शल एए शल पास एन ऑर्डर वेस्टिंग द मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटा विद आरपी। चलो, तो अब हमारा इसके बाद अगला सेक्शन आएगा। यहाँ तक सब एकदम सिंपल चल रहा है और आगे भी सब सिंपल ही है, बस अब ये ख़त्म ही होने वाला है। एक मेजर सेक्शन अपना रहता है 54K, अब हम ये देखेंगे। इसके अंदर हम बेसिकली पढ़ेंगे जो रेजोल्यूशन प्लान है उसको कैसे अडॉप्ट किया जाएगा, अगर वो नहीं पसंद आ रहा तो फिर कैसे रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को इन्वाइट किया जाएगा कि वो भी अपना एक रेजोल्यूशन प्लान दे, उसको BRP से कम्पीट कराएंगे, फिर उसको पास करेंगे,
फिर जो पास हो जाएगा उस पास हुए हुए रेजोल्यूशन प्लान को RPAA के सामने प्रस्तुत करेगा, ठीक है, प्रेजेंट करेगा। तो डेट्स इट, वो भी हम पढ़ते हैं। चलो सेक्शन 54K थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, रीज़न बिंग क्योंकि इसी सेक्शन के अंदर बताया गया है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जो रेजोल्यूशन प्लान है उसको कैसे अप्रूव करते हैं, ठीक है, क्या फैक्टर्स कंसिडर करते हैं वगैरह। और चलो पढ़ते हैं, प्रोसेस देखते हैं इसका। तो सबसे पहला काम है कॉर्पोरेट डेटर PPICD शुरू होते ही 2 दिन के अंदर, जैसे लिस्ट ऑफ क्लेम तो दे ही रहा है, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम दे ही रहा है, ठीक है, साथ में एक बेस रेजोल्यूशन प्लान भी सबमिट कर रहा है RP को। और RP क्या करेगा, जैसे ही वो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनेगी उनको वो बेस रेजोल्यूशन प्लान सबमिट प्रेजेंट कर देगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया आपका BRP का। उसके बाद अब वो जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है अपनी मीटिंग के अंदर उस बेस रेजोल्यूशन प्लान को स्टडी करेंगे। उन्हें लगेगा कि ये प्लान में कुछ कमी है, इसको थोड़ा और ठीक किया जा सकता है, तो वो उस प्लान को रिवाइज़ करने के लिए बोलेंगे कॉर्पोरेट डेटर को। साथ ही उन्हें लगता है कि ये थोड़ा सा कम है, इससे ज़्यादा मिल सकता है, तो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को भी इनवाइट करने की बात करेंगे। प्रोवाइड कॉर्पोरेट डेटर अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज BRP, इनवाइट प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स। तो रेजोल्यूशन प्लान एंड BRP शुड कंप्लाई विद सेक्शन 30। सेक्शन 30 क्या है, मैं 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ। तो सेक्शन नंबर 30 आपका यहाँ पे क्या है, RP शैल एग्जामिन ईच रेजोल्यूशन प्लान रिसीव्ड बाय हिम टू कंफर्म कॉस्ट ऑफ CIRP होना चाहिए। provides for manner of payment of debts of operational creditor, provides for manner of management of affairs of corporate debtor after approval of resolution plan, provides for implementation and supervision of resolution plan, does not contravene any law, conform to such other requirements। तो यही सब जो चीज़ें हैं ये कंफर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो रेजोल्यूशन प्लान एंड BRP शुड कंप्लाई सेक्शन 30, यही हम यहाँ पे बोल रहे हैं। अब आता है आपका एक सेक्शन 54K सबसेक्शन 4। इसके अंदर क्या होता है, BRP को अप्रूव किया जा रहा है। COC अप्रूव्स BRP फॉर सबमिशन टू AA। कब, क्या कंडीशन है, सेक्शन 30 तो कंप्लाई होना ही चाहिए, उसके साथ BRP डज नॉट इम्पेयर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स क्लेम। और ऑपरेशनल क्रेडिटर का क्लेम इम्पेयर मतलब खराब, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ने लेट से 5 लाख का क्लेम डाल रखा है, उनको दे ही नहीं रहे पैसे, या 1-2 लाख रुपए दे रहे हैं, पार्शियल पेमेंट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं इनको जो क्लेम है पूरा दो। अगर इनके क्लेम में आप कुछ काटते हो तो हम बोलेंगे कि आप उनका क्लेम ख़राब कर रहे हो। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर का क्लेम गेट्स इम्पेयर व्हेन दे आर नॉट प्रोवाइडेड फुल पेमेंट ऑफ कन्फर्म्ड क्लेम्स एज पर लिस्ट ऑफ क्लेम। ठीक है, तो बेसिकली आप देखेंगे कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं वही बेसिकली शुरू से सारे डिसीजंस ले रहे हैं। अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है तब हम ऑपरेशनल क्रेडिटर के पास जाते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का तो नुकसान हो जाएगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर अपने पैसे सारे निकलवा लेंगे और ऑपरेशनल वालों का नुकसान कर देंगे। इसलिए यहाँ पे इन्होंने ये बात लिख दी कि भाई जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं उनके तो पैसे पूरे देने ही हैं, तो उनका फिर इतना रोल नहीं है। जो पैसे बेचारे कटेंगे वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के कटने वाले हैं। ठीक है, तो अगर इनका कोई क्लेम इम्पेयर हो रहा है तो BRP आपका फेल हो जाएगा। अच्छा, BRP वैसे भी पसंद नहीं आया तो फिर क्या होगा, अब भाई जो प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स हैं उनको इनवाइट किया जाएगा कि भैया अब आप अपना प्लान ले आओ। प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स इनवाइटेड कब, व्हेन कमिटी ऑफ क्रेडिटर डज नॉट अप्रूव BRP या BRP इम्पेयर्स क्लेम ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर। अब COC के अंदर तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है, उनको उनके पैसे मिल रहे हैं, उनको तो मज़ा आ रहा है, ठीक है, लेकिन ऑपरेशनल क्रेडिटर को उनके पैसे नहीं मिल रहे, तो फिर उनको उस प्लान को रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जो ये मंगवाएंगे, ये लोग जो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करेंगे वो रेजोल्यूशन प्लान विल compete विद BRP। ठीक है, तो देखेंगे दोनों में से कौन सा बेटर है। अगर इनका प्लान सब्सटेंशियली प्राइमा फेसी देखने में ही लग रहा है कि हाँ बहुत बेटर है, तो फिर
वोटिंग कराने का कोई मतलब ही नहीं, इनको एक्सेप्ट कर लो। बट अगर लग रहा है नहीं इन दोनों में कुछ इसमें अच्छा है कुछ इसमें अच्छा है, एक डिसीजन नहीं ले पा रहे, देन वोटिंग होगा। अच्छा, तो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ये जो प्लान सबमिट करेंगे रेजोल्यूशन प्लान, तो ये सबमिट करने से पहले इन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या बातें हैं? रेजोल्यूशन एप्लीकेंट शेल फुलफिल क्राइटेरिया लेड डाउन बाय रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। और ये क्राइटेरिया कैसे बनाया जाएगा? ये क्राइटेरिया बना जाएगा इन कंसल्टेशन विद कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। क्राइटेरिया इज लेड डाउन विद अप्रूवल ऑफ COC हैविंग रिगार्ड टू कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्केल ऑफ बिजनेस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर. They shall be provided basis for evaluation of resolution plan and relevant information referred in section 29. ठीक है। अब है सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान टू COC। तो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स ने अपना रेजोल्यूशन प्लान बनाया, COC के पास वो आया, लेकिन COC के पास आने से पहले रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है, ठीक है, RP मतलब यहाँ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, वो चेक करेगा कि वो प्लान सेक्शन 30 से कंफर्म हो रहा है कि नहीं, जो अभी हमने यहाँ पे देखा था, राइट। तो कोई भी रेजोल्यूशन प्लान हो, ये सारी बातों से एग्री होना चाहिए। फिर कमेटी ऑफ क्रेडिटर क्या करेंगे? सारे प्लान इवेल्युएट करेंगे और उसमें कोई एक प्लान सेलेक्ट कर लेंगे जो उनको सबसे अच्छा लग रहा है। अगर वो प्लान जो इन्होंने सेलेक्ट किया डेट इज सिग्निफिकेंटली बेटर देन BRP, तो बात खत्म, उस प्लान को सेलेक्ट करो और जय माता दी, ठीक है। अदरवाइज इट विल कम्पीट विद BRP एंड वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड। तो अब जो भी फाइनल सिलेक्शन होगा वो 54K सबसेक्शन 12 में उसको अप्रूव करके AA के पास सबमिशन के लिए भेजने की बात करेंगे। प्लान अप्रूव्ड बाय COC फॉर सबमिशन टू AA। तो समझ के यहाँ पे दो सेक्शंस हैं आपके 54K। यहाँ पे तो आपका BRP हमने अपफ्रंट मान लिया और उसको AA को देने के लिए मान गए हम, ठीक है। तब तो 54K सबसेक्शन 4। अब अगर इसको कंपीट कराया रेजोल्यूशन प्लान एप्लीकेंट्स ने जो प्लान दिया उसके साथ, फिर उसमें कोई एक चूज़ किया, तो वो आपका आ जाएगा 54K सबसेक्शन 12 में। ये दो सबसेक्शन याद रख लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई भी रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं किया COC ने, 90 दिन भी बीत गए, तो फिर क्या होगा? रेजोल्यूशन प्लान रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फाइल्स एन एप्लीकेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ PPIRP। अच्छा, जो यहाँ पे ये प्लान अप्रूव हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? इसको चेक कंडीशन से, 5 कंडीशन से वो हम पढ़ेंगे, प्लस 66% वोट चाहिए, ठीक है, वो देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट फॉर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, तो एक तो ये देख लो कि अप्रूव बाय अ वोट ऑफ नॉट लेस देन 66%, प्लस 5 एक रिक्वायरमेंट है। पहला वो क्या देखेंगे? फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी, कि हाँ भाई ऐसा तो नहीं फेंक रहे हैं, वाकई में ऐसा हो सकता है कि नहीं। मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रपोज्ड, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी अमंग क्रेडिटर जो सेक्शन 53 है उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर, अदर रिक्वायरमेंट। तो ये बातें आप ध्यान रखना, एग्जाम में माइट भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये लिख के आना होगा, ओके। अच्छा, इफ़ प्लान प्रोवाइड फॉर इम्पेयरमेंट ऑफ एनी क्लेम्स, इम्पेयरमेंट देखो ऑपरेशनल क्रेडिटर का है तो हम उसको फेल कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई ऑपरेशनल क्रेडिटर को तो पूरे पैसे दो, बट अब ज़रूरी तो नहीं ना कि फाइनेंशियल क्रेडिटर को भी पूरे पैसे मिलेंगे, उनको भी चोट लग सकती है, उनको भी नुकसान हो सकता है। तो इन दैट केस कमेटी ऑफ क्रेडिटर में रिक्वायर प्रमोटर टू डाइल्यूट देयर शेयर होल्डिंग और वोटिंग राइट्स। तो वो जो कंपनी के ओनर्स हैं उनको बोलेंगे कि भैया आप अपने शेयर्स कम कर लो, वो हमारे नाम कर दो कुछ, ठीक है। इफ़ प्लान डज नॉट प्रोवाइड फॉर डाइल्यूशन, तो फिर कमेटी ऑफ क्रेडिटर विल रिकॉर्ड रीज़न फॉर इट्स अप्रूवल। फिर भी वो मान गए तो क्यों मान गए, वो उसका रीज़न लिखेंगे। वो ऐसा तभी मानेंगे जब, देखो अगर कोई रेजोल्यूशन प्लान कमेटी ऑफ क्रेडिटर नहीं मानते तो फिर क्या होगा? PPIRP टर्मिनेट हो जाएगा। अब या तो आप CIRP में जाओ या फिर कंपनी का लिक्विडेशन करवा दो, ठीक है। कंपनी का लिक्विडेशन करवाने पे अगर उनको लग रहा है फाइनेंशियल क्रेडिटर को हमको इतना पैसा नहीं मिलना जितना ये रेजोल्यूशन प्लान में मिल जाएगा, तो फिर वो मान ही जाएंगे, राइट। तो ये सिंपल सा था सेक्शन नंबर 54K। तो
अब एक बार इसको नोट्स में मोटा मोटा देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात थी कि 2 दिन के अंदर हमें बेस रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करना है कॉर्पोरेट डेटर को टू आरपी, और आरपी फर्दर प्रेजेंट करेगा उसे टू सीओसी। पहली बात थी। फिर उसके बाद क्या होगा, सीओसी उस बेस रेजोल्यूशन प्लान को दिखेगा, उसको लगता है कुछ चीज़ इसमें रिवाइज़ करनी चाहिए, तो फिर कॉर्पोरेट डेटर को एक अपॉर्चुनिटी देगा कि इसको रिवाइज़ कर लो। क्योंकि अगर कॉर्पोरेट डेटर उनके हिसाब से नहीं रिवाइज़ करता तो फिर वो क्या करेंगे, वो प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को बुलाएंगे। फिर ऐसा करेंगे तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, जिनके कॉर्पोरेट डेटर के जो भी प्रमोटर्स हैं वगैरह उनके। फिर एक हम कह रहे हैं कि भाई सेक्शन 30 की हमारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल होनी चाहिए। ठीक है, वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद है हमारा सेक्शन 54 के सबसेक्शन 4। इसमें हम कहते हैं कि भाई बीआरपी है उसको हम अप्रूव कर रहे हैं, लेकिन बीआरपी को हम तब अप्रूव नहीं कर सकते इफ़ देयर इज़ एनी इम्पेयर इन द क्लेम्स ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। तो ठीक है, सीओसी में अप्रूव बीआरपी इफ़ इट डज नॉट इम्पेयर एनी क्लेम ओड बाय सीडी टू द ऑपरेशनल क्रेडिटर, और claim shall be considered to be impaired when resolution plan does not provide for full payment of the confirmed claim as per the updated list of claims maintained by RP। तो ये भी मेरे को लगता है कभी हो सकता है आ जाए, 1-2 नंबर के लिए कोई केस स्टडी का क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। ठीक है, इन्विटेशन टू प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट टू सबमिट रेजोल्यूशन प्लान। कब इन्विटेशन देंगे, जब वो बीआरपी समझ में नहीं आ रहा, व्हेन या वो बीआरपी इम्पेयर्स एनी क्लेम ओड बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर, या सीओसी डज नॉट अप्रूव बीआरपी। फिर ये जो रेजोल्यूशन प्लान है डेट वुड बी सबमिटेड बाय रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, तो कुछ उनको बातें ध्यान रखनी है, कुछ क्राइटेरिया जो कि लेड डाउन बाय आरपी विद द अप्रूवल ऑफ सीओसी हैविंग रिगार्ड टू कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन। उसके बाद है इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड टू द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बाय आरपी। आरपी क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा, बेसिस फॉर इवेल्युएशन ऑफ दिस प्लान एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रेफर्ड इन सेक्शन 29। उसके बाद रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया जाएगा सीओसी को, और सबमिशन से पहले आरपी चेक कर लेगा कि सेक्शन 30 कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर जो भी प्लान सबमिट हुए उसमें से एक रेजोल्यूशन प्लान कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स सेलेक्ट कर लेंगे। फिर वो देखेंगे अगर ये प्लान सिग्निफिकेंटली बेटर है देन बीआरपी, तो उस रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर दिया जाएगा। बट अगर लगता है कि इसे कम्पीट कराना चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए, तो फिर उसको वोट कराएंगे। where BRP to compete with resolution plan, where resolution plan selected does not fulfill requirement of 54K10, it shall compete with BRP। मतलब अगर ये नहीं होता, इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंटली बेटर, तो फिर उसको compete करवाओ। ठीक है, compete करा के जो भी प्लान अप्रूव हो गया वो 54K12 में अप्रूव माना जाएगा। लेकिन इफ़ नो रेजोल्यूशन प्लान इज़ अप्रूव, तो फिर आपका जो PPI RP है वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, रिक्वायरमेंट फॉर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, इसके लिए मैंने बोला था एग्ज़ाम में आ सकता है क्वेश्चन। तो रिक्वायरमेंट क्या है भाई, वोट होगा नॉट लेस देन 66%, और क्या क्या चीज़ों को कंसिडर करना है, ये 5 बातें: फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी, मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीड्स, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी अमंग क्रेडिटर्स, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ ए सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड सच अदर रिक्वायरमेंट। सिचुएशन वेयर रेजोल्यूशन प्लान प्रोवाइड फॉर इम्पेयरमेंट ऑफ एनी क्लेम, तो फिर वो प्रमोटर्स को बोलेंगे अपना जो कंट्रोल है वोटिंग राइटर्स को डाइल्यूट करो। और अगर वो नहीं करते और फिर भी सीओसी उस प्लान को अप्रूव कर रहे हैं, तो उसके जो रीजंस है वो रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद फाइनली 54K4 में चाहे बीआरपी को एक्सेप्ट करो या 54K12 में रेजोल्यूशन प्लान बाय रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स उसको एक्सेप्ट करो, या फिर अगेन बीआरपी अगर वो कंप्लीट हो रहा है, वॉट एवर द केस में भी, उसको आरपी सबमिट कर देगा टू एए। ठीक है, दैट्स इट, दैट्स ऑल इन योर सेक्शन नंबर 54K। तो आई होप इसमें जो मेजर मोटी मोटी चीज़ें वो ध्यान रखना। ठीक है, चलिए सेक्शन नंबर 54K के अंदर हमने अभी रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर दिया।
अब उस प्लान को रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने एए के आगे भी प्रेजेंट कर दिया कि ये लो साहब, ये कमेटी ऑफ क्रेडिटर ने प्लान अप्रूव किया, अब आप इसका ऑर्डर पास कर दो। तो जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो 30 डेज़ लेगा अपना ऑर्डर पास करने के लिए। तो टाइम लिमिट जो टोटल हमने पढ़ा था कितना था, 120 डेज़, उसमें 90 डेज़ तो था वो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव करने के लिए, और 30 डेज़ का जो टाइम पीरियड था वो एए के लिए था, ताकि उस रेजोल्यूशन प्लान को वो भी स्टडी कर ले, देख ले कि सारे कानून सब कुछ लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, ठीक है, और उसके बाद वो अपना ऑर्डर देगा। तो एए अप्रूव्स प्लान विद इन 30 डेज ऑफ इट्स रिसिप्ट इफ़ ही इज सेटिस्फाइड कि प्लान सीओसी ने ठीक से अप्रूव कर दिया, मीट्स सेक्शन 30 रिक्वायरमेंट, ये भी हमने पढ़ा ही था। प्लान हैज़ प्रोविज़न फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, सिर्फ ऐसा ना हो कि वो प्लान सिर्फ कागज़ों पे ही रह जाए और एक्चुअल में इम्प्लीमेंट ना हो पाए, तो पूरा प्रोसेस हमारा डिफीट हो जाएगा, ठीक है। बट इन केस एए को लगता है कि नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ इन द सॉर्ट ऑफ कि कोई लॉ, कोई प्रोविज़न कॉन्ट्रावीन हो रहा है, या आरपी ने अपना पावर्स का गलत फ़ायदा उठाया है, ठीक है, या ये जो आपका कॉर्पोरेट डेटर है ये तो फ्रॉडुलेंट है और इसी के हाथ में वापस से सारी पावर चली जाएगी, तो ऐसा कुछ भी उसको लगता है, तो इन डैट केस एए विल पास ऑर्डर टर्मिनेटिंग पीपीआईआरपी। और जब वो पीपीआईआरपी को टर्मिनेट करने का ऑर्डर देगा और उस वक्त अगर जो मैनेजमेंट है कॉर्पोरेट डेटा के हाथ में ना हो के आरपी के हाथ में है, और जो रेजोल्यूशन प्लान था वो ऐसे कह रहा, रेजोल्यूशन प्लान की अगर हम बात मान लेते तो मैनेजमेंट वापस कॉर्पोरेट डेटर के हाथ में चली जाती, तो एए को आ जाता गुस्सा, ठीक है। वो इसको गुस्सा क्यों आ जाता कि ये तो गलत बात हो रही है, वापस से हम चोर के हाथ में कमान संभाल दे रहे हैं, तो कह रहे हैं बंद ही करो, एक काम करो, ख़त्म करो, लिक्विडेट करो इसको, कंपनी को। तो लिक्विडेशन ऑर्डर, अर्लियर एए पास्ड ऑर्डर डेट मैनेजमेंट विल बी विद आरपी, जो अभी मैंने आपको बताया, लेकिन जो प्लान अप्रूव हो रहा है बाय सीओसी डज नॉट रिजल्ट इन चेंज ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ कॉर्पोरेट डेटा, तो वापस मैनेजमेंट वो पुराने चोरों के पास चली जाएगी। तो फिर एए क्या करेगा, एए ऐसे प्लान को रिजेक्ट कर देगा, पीपीआईआरपी को टर्मिनेट कर देगा, लिक्विडेशन ऑर्डर पास करेगा, और जो पीपीआईआरपी की कॉस्ट है उसको लिक्विडेशन कॉस्ट के साथ मिला देगा, ठीक है। तो अच्छा प्रोविज़न है ये, माइट भी, ये भी आपको एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है, कभी केस स्टडी में आ गया 2 नंबर के लिए आ जाएगा लिखने के लिए। तो एक बार 54L को हम नोट्स में देख लेते हैं, उसके बाद हम इस ऑर्डर के अगेंस्ट कोई अपील फाइल करना है तो वो देखेंगे। पूरा स्टार्टिंग से आ गया। हाँ जी, तो देखें 54L अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान इफ़ एए इज सेटिस्फाइड, 3 चीज़ें कि ये रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव किया गया है बाय सीओसी द्वारा, मीट्स रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 30 एंड हैज़ प्रोविजंस फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, तो 30 दिन के अंदर उस प्लान को अप्रूव कर देंगे, ठीक है। अगर एए इज़ नॉट सेटिस्फाइड तो क्या करेंगे, उसको रिजेक्ट करेंगे और पीपीआईआरपी को टर्मिनेट करने का ऑर्डर पास कर देंगे। लिक्विडेशन ऑर्डर, लिक्विडेशन ऑर्डर कब पास किया जाएगा, देखो पीपीआईआरपी रिजेक्ट होता है तो उसके बाद सीआईआरपी में चले जाओ, उसके बाद आपका लिक्विडेशन वगैरह है, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इमीडिएटली अगर एए ने पहले एक ऑर्डर पास कर रखा था कि मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर विल बी विद आरपी, और जो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो रहा है उसमें डेट डज नॉट रिजल्ट इन चेंज इन मैनेजमेंट और कंट्रोल, ठीक है, टू अ पर्सन हु वाज नॉट ए प्रमोटर और इन मैनेजमेंट, तो फिर एए बोलेगा बंद करो इसको, रिजेक्ट द रेजोल्यूशन प्लान, टर्मिनेट पीपीआईआरपी एंड पास अ लिक्विडेशन ऑर्डर। ओके, पीपीआईआरपी कॉस्ट विल बी इंक्लूडेड इन लिक्विडेशन कॉस्ट। तो डेट्स इट, डेट्स ऑल इन सेक्शन 54L। अब हम पढ़ेंगे 54M विच इज़ अपील अगेंस्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 54L, वो देख लेते हैं। चलिए, तो अपील करने के जो ग्राउंड्स हैं वो आपको याद रखने हैं, एग्ज़ाम में आपको आएगा तो ये ग्राउंड्स ही लिखने होंगे, ठीक है। तो 5 ग्राउंड है क्या, पहला कि प्लान कॉन्ट्रावीन्स
प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, ठीक है, कोई लॉ वायलेट हो रहे हैं. देयर वॉज ए मटेरियल इरेगुलरिटी इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स ऑफ आरपी. आरपी बदमाश था तभी तो उसके अगेंस्ट फिर हम डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स वगैरह इनिशिएट करेंगे. तभी तो वो आपसे जब आरपी को अपॉइंट कर रहे होते हैं तो लिखते हैं ना कि इफ़ नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज पेंडिंग अगेंस्ट हिम. इसलिए ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का जो पैसा है पूरा नहीं दे रहे थे. नॉट प्रोवाइडेड इन प्लान इन मैनर स्पेसिफाइड बाय बोर्ड. जो आईआरपी की कॉस्ट है उसको प्रायोरिटी में पे नहीं कर रहे, ठीक है. प्लान डज नॉट कंप्लाई विद एनी अदर क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय बोर्ड. ओके, तो ये 5 बातें आपको याद रखना है कि कोई लॉ कॉन्ट्रावीन ना हो रहा हो, आरपी की तरफ से कोई मटेरियल इरेगुलरिटी ना हो, ठीक है. ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का पूरा पैसा देना है, आईआरपी का पैसा प्रायोरिटी में देना है, ठीक है. बोर्ड का कोई और क्राइटेरिया है वो मीट करना है. ये सब अगर नहीं हो रहा तो फिर हमारे पास ग्राउंड मिल जाएगा अपील फाइल करने के लिए. तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स में भी. 5 पॉइंट. पहला, अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, ठीक है. मटेरियल इरेगुलरिटी इन एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ आईआरपी. थर्ड है आपका डेट ओड टू ऑपरेशनल क्रेडिटर नॉट प्रोवाइडेड, आईआरपी की कॉस्ट नॉट प्रोवाइडेड इन प्रायोरिटी, ठीक है. रेजोल्यूशन प्लान डज नॉट कंप्लाई विद एनी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड. डन. चलो अब हम पढ़ेंगे 54N टर्मिनेशन ऑफ पीपीआईआरपी. तो टर्मिनेशन ऑफ पीपीआईआरपी देखो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. पहला, 90 दिन के अंदर हम कोई रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव ही नहीं कर पाए, जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर है 90 डेज़ के अंदर कोई रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव ही नहीं कर पाई, तो फिर क्या होगा, पीपीआईआरपी टर्मिनेट. या जो प्लान आए थे बीआरपी उन्हें पसंद नहीं आया, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट से प्लान मंगवाया वो भी उनको पसंद नहीं आया, तो ना 54K सबसेक्शन 4 में कुछ पास हुआ, ना 54K सबसेक्शन 12 में कुछ पास हुआ, तो भी फिर आपका क्या होगा, एंड रिजल्ट पीपीआईआरपी टर्मिनेट होगा. चलो एक बात तो ये हो गई. दूसरी बात, मान लीजिए कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है, पीपीआईआरपी ये कमेंस हुआ, ठीक है, लेकिन रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव करने से पहले उन लोगों का मन बदल गया. वो कहते हैं छोड़ो यार ये सब बेकार है, इसमें कुछ आनी जानी नहीं है, इसको ख़त्म करो, या तो हम इसको लिक्विडेट करवाते हैं या इसको सीआईआरपी में लेके जाते हैं. तो उसके लिए 66% वोट वो देंगे, देन आपका वो पीपीआईआरपी वहाँ पे टर्मिनेट करवाने की एप्लीकेशन एए को दे सकते हैं. तो यही बात लिखी हुई है, पढ़ लेते हैं. तो पहला मैंने आपको बताया था कि 90 डेज़ के अंदर कोई प्लान ही अप्रूव नहीं हो पाया, टाइम लिमिट कंप्लीट, या कोई प्लान 54K में आए थे प्लान्स लेकिन वो उनको पसंद नहीं आए, देन तो आरपी फाइल्स एप्लीकेशन, आरपी कौन, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फाइल्स एप्लीकेशन विद इन 30 डेज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को टू टर्मिनेट पीपीआईआरपी एंड प्रोवाइड मैनर ऑफ कॉन्टिन्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग अगेंस्ट फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन, ठीक है. सेकेंड क्या था भाई, कमेटी ऑफ क्रेडिटर आफ्टर पीपीआईसीडी, मतलब प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट के बाद, लेकिन बिफोर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान अंडर 54K या 12, उन्होंने 66% वोट के साथ बोला कि भाई ये पीपीआईआरपी आप टर्मिनेट करो. तो फिर अगेन आरपी वो डिसीजन एए को कम्युनिकेट करेगा और एए अपना ऑर्डर पास कर देगा. तो पीपीआईआरपी की जो कॉस्ट होगी वो कॉर्पोरेट डेटर को बियर करनी पड़ेगी. वेयर मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर इज़ विद आरपी, मतलब अब हम जो हमारे सीओसी है, मतलब अब वट एवर द केस, ये 2-3 केस हमने ऊपर पढ़े हैं, तो पीपीआईआरपी आपका टर्मिनेट हो रहा है. मैनेजमेंट कॉर्पोरेट डेटर के हाथ में नहीं है, आरपी के हाथ में. अब आरपी पूरी ज़िंदगी तो कंपनी को नहीं देखेगा ना, तो कंपनी को लिक्विडेट करेंगे. तो फिर एए पास लिक्विडेशन ऑर्डर और पीपीआईआरपी की जो कॉस्ट है वो लिक्विडेशन कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी. डेट्स इट इन आपका सेक्शन 54N. तो ये भी अच्छा सेक्शन है, एग्ज़ाम में आ सकता है. तो 1 में मैंने आपको बताया था, एक बार नोट्स में मैं आपको दिखा देता हूँ कि आरपी फाइल्स एन एप्लीकेशन वेयर नो रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड बाय सीओसी विद इन 90 डेज, ठीक है, और टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है.
नो रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड बाय COC अंडर 54K, तो कॉन्सिक्वेंटली RP को फिर एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी टू AA फॉर टर्मिनेशन. चलो, AA विद इन 30 days ऑफ डेट ऑफ सच एप्लीकेशन बाय एन ऑर्डर. वहाँ एक बात गलत हो गई. AA डिसीजन ले रहा है विद इन 30 days, तो मैंने यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा, गलत लिख दिया. नहीं, गलत नहीं लिखा. RP फाइल्स एप्लीकेशन एंड विद इन 30 days AA टर्मिनेट्स PPI. ठीक है, हाँ, AA तो 30 days ही लेता है ना अपना डिसीजन लेने के लिए. 90 दिन अपने को उसके लिए मिले हैं प्लान अप्रूव करने के लिए, और 30 दिन AA ले रहा है अपना डिसीजन लेने के लिए. विद इन 30 days AA टर्मिनेट PPI RP. ओके, कोई इशू नहीं है. मुझे लगा मैंने वहाँ पे लिख दिया कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल 30 दिन ले रहा है AA को वो एप्लीकेशन देने के लिए. वो तो इमीडिएटली देगा ना. ठीक है. टर्मिनेट द PPI RP, प्रोवाइड मैनर फॉर कंटिन्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग इनिशिएटेड फॉर अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन वगैरह. ठीक है. 54N2 में क्या है भाई, 66% वोटिंग शेयर के साथ COC डिसीजन ले लेगा कि PPI RP टर्मिनेट करो. कब? एनी टाइम आफ्टर PPICD बट बिफोर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान. चलो, तो PPI RP की जो कॉस्ट है कॉर्पोरेट डेटर बियर करेगा, बट अगर लिक्विडेशन हो रहा है तो फिर डेट विल बी पार्ट ऑफ लिक्विडेशन. तो वेयर AA पास ऑर्डर अंडर 54J वेस्टिंग द मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर विद RP, PPI RP इज रिक्वायर्ड टू बी टर्मिनेटेड. AA शेल पास ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन और PPI RP की कॉस्ट शेल बी पार्ट ऑफ लिक्विडेशन कॉस्ट. चलो, इसके बाद एक सेक्शन आपका और रहता है 54O. देन फाइनली ये आपका PPI RP कंप्लीट. अब देखेंगे हम सेक्शन नंबर 54O, इनिशिएशन ऑफ CIRP. Committee of creditor by 66% voting share may resolve to initiate CIRP if corporate debtor is eligible for CIRP. और कब? एनी टाइम आफ्टर PPICD बट बिफोर अप्रूवल ऑफ प्लान. जैसा कि ये यहाँ पे हमने पीछे पढ़ा था ना कि वो लिक्विडेशन के लिए भी कर सकते हैं. सॉरी, नॉट फॉर लिक्विडेशन, इसको टर्मिनेट करने के लिए, PPI RP को टर्मिनेट करने के लिए भी ये ऐसे कर सकते हैं. तो फिर व्हाट विल हैपन, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को फॉरवर्ड करेगा एप्लीकेशन, और फर्दर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 30 दिन लेगा अपना ऑर्डर पास करने के लिए. तो ऑर्डर में क्या करेंगे वो, दे विल टर्मिनेट PPI RP, इनिशिएट CIRP, और जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल PPI RP में था उसी को कहेंगे कि आप IRP बन जाओ CIRP के अंदर. ठीक है, सब्जेक्ट टू हिज रिटन कंसेंट. बट अगर वो रिटन कंसेंट नहीं देता तो फिर क्या होगा भाई, जो बोर्ड रिकमेंड करेगा उसको एक बार बना देंगे. PPI RP की जो कॉस्ट है वो CIRP की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा. अच्छा, यहाँ पे लिख भी रखा है हमने थर्ड पॉइंट में कि अगर रिटन कंसेंट नहीं मिलता तो फिर AA विल अपॉइंट IRP ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड. तो जहाँ AA पास करता है ऑर्डर, सच ऑर्डर शेल बी डीम्ड टू बी ऑर्डर अंडर सेक्शन 7. CIRP will commence from date of such order. Proceedings for fraudulent transaction shall continue. और for section 43, 46, 50 जिसमें वो fraudulent transaction उन सब की बात कर रहे थे हम, तो उसमें insolvency commencement date means PPICD. So PPICD time limit will be considered. तो ये आपको ध्यान रखना है. ऑलराइट, तो अब इसको एक बार नोट्स में देख लेते हैं. चलिए, सेक्शन 54O, इनिशिएशन ऑफ CIRP. 54O सबसेक्शन 1 में क्या लिखा है, COC एट एनी टाइम आफ्टर PPICD बट बिफोर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान बाय वोट ऑफ 66% may resolve to initiate CIRP in respect of corporate debtor if such corporate debtor is eligible. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ आपको पता है ना, CIRP के लिए मिनिमम डिफ़ॉल्ट कितना होना चाहिए, 1 करोड़. बट अगर आपका मिनिमम डिफ़ॉल्ट इससे नीचे है बट इट वाज मोर देन 10 लाख तो फिर सिर्फ PPIRP ही हो सकता था, CIRP
नहीं हो सकता था, राइट। अच्छा 54O सबसेक्शन 2, अब वे आरपी इंटीमेट्स एए डिसीजन ऑफ सीओसी और एए विद इन 30 days पास ऑर्डर टू टर्मिनेट पीपीआईआरपी, इनिशिएट सीआईआरपी, अपॉइंट आरपी, ठीक है, सब्जेक्ट टू इज रिटन कंसेंट, डिक्लेयर पीपीआईआरपी कॉस्ट टू बी पार्ट ऑफ सीआईआरपी कॉस्ट। और जहाँ पे रिटन कंसेंट नहीं मिलता तो वहाँ पे बोर्ड की रिकमेंडेशन पे आईआरपी को अपॉइंट कर देंगे। उसके बाद जहाँ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास कर देता है फॉर टर्मिनेटिंग पीपीआईआरपी एंड इनिशिएटिंग सीआईआरपी, तो फिर क्या होगा, सच ऑर्डर शैल बी डीम्ड टू बी एन ऑर्डर ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7, CIRP shall commence from date of such order, proceedings initiated for avoidance of transaction shall continue for purpose of section 43, 46, 50, insolvency commencement date means PPICD, ठीक है, और in computing relevant time period for avoidable transaction, time period for duration of PPIRP shall also be included in spite of anything contained contrary in 43, 46, 50। तो ये दो माइट भी कभी आ जाए आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन, तो थोड़ा सा MCQs या 1-2 मार्क के लिए ध्यान रखना कि ये पर्टिकुलर सेक्शन के लिए जो पीरियड है वो हम PPICD की डेट से कंसिडर करेंगे, और CIRP लेकिन जो आपका कमेंस हो रहा है वो डेट विल बी कमेंसिंग फ्रॉम डेट ऑफ सच ऑर्डर, ना कि PPICD की डेट, ठीक है। तो बस इतना सा था आपका PPIRP। यहाँ पे PPIRP फिनिश होता है, बस एक सेक्शन आपका है और 11A, वो हम एक बार और देख लेते हैं फटाफट। एक मिनट, हाँ, सेक्शन 11A आपका न्यूली इंट्रोड्यूस सेक्शन था PPIRP के लिए। तो इसमें क्या कहते हैं, PPIRP की एप्लीकेशन वर्सेस CIRP की एप्लीकेशन, किसको प्रायोरिटी मिलेगी वो हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो PPIRP की एप्लीकेशन 54C है और CIRP के लिए सेक्शन 7, 9 और 10 है। तो ये कहते हैं कि जहाँ पे PPIRP की एप्लीकेशन पेंडिंग है और वहाँ पे कोई डाल दे CIRP की भी एप्लीकेशन, तो क्या होगा, पहले PPIRP की एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, उसके बाद देखेंगे। तो AA shall pass order to admit or reject such application before considering any application filed under 7, 9 और 10 ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सच एप्लीकेशन अंडर 54C। तो यहाँ पे कौन विनर है, 54C। चलो अब 54C की, अब मान लो अब पहले से CIRP की एप्लीकेशन फाइल्ड है, ठीक है, अब उसके विद इन 14 days कोई PPIRP की एप्लीकेशन फाइल कर देता है, देन अगेन PPIRP को प्रायोरिटी मिलेगी। बट आफ्टर 14 days कोई फाइल करता है तो फिर CIRP को प्रायोरिटी मिलेगी, CIRP की एप्लीकेशन को प्रायोरिटी मिलेगी। तो वेयर एप्लीकेशन अंडर 54C इज फाइल्ड विद इन 14 days ऑफ फाइलिंग ऑफ एनी एप्लीकेशन अंडर 7, 9 और 10 विच इज पेंडिंग, ठीक है, देन इन स्पाइट ऑफ एनीथिंग कॉन्ट्ररी कंटेन्ड इन 7, 9, 10 AA shall first dispose of the application under 54C, ठीक है। और जहाँ 54C की एप्लीकेशन इज फाइल्ड आफ्टर 14 days ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन अंडर 7, 9, 10, तो AA shall first dispose of the application अंडर 7, 9 और 10। 4th पॉइंट, ठीक है, पढ़ लो इसको बस। प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई वेयर एप्लीकेशन अंडर CIRP इज फाइल्ड एंड पेंडिंग एज ऑन डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ IBC ऑर्डिनेंस 2021। बस, तो इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। तो बेसिकली अगर CIRP की एप्लीकेशन फाइल कर रखी है तो पहले उसी को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, उसके बाद अगर पहले PPIRP की एप्लीकेशन फाइल कर रखी है तो पहले उसको ही डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, उसके बाद कोई CIRP की एप्लीकेशन है तो वो देखो। और CIRP की एप्लीकेशन पहले से सबमिटेड है और उसके 14 days में PPIRP की एप्लीकेशन गई तो PPIRP को प्रायोरिटी दो, बट आफ्टर 14 days की तो फिर पहले CIRP की एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करो। तो ये 3 बातें हैं, ध्यान रखना, माइट भी कभी एग्ज़ाम में आ जाए क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा ये जो इतना बड़ा मेगा चैप्टर है IBC 2016 ओवर होता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ऑल दीज लेक्चर्स। चलिए।